नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज बुलेटिन की शुरुआत होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी दो बड़ी खबरों के साथ। एक तरफ है इंफोसिस की ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी, तो दूसरी तरफ है देश की पहली सोलर ट्रेन। ड्राइवरलेस कार की इस रेस में गूगल एप्पल को टक्कर दे रहा है इंफोसिस। विशाल सिक्का ने ड्राइवरलेस कार्ट में सवारी कर दिखा दिया कि बदलती टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है इंडिया। तो दूसरी तरफ रेलवे ने दौड़ा दी है दुनिया की पहली सोलर ट्रेन जो पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इन दोनों ही खबरों पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आज की दूसरी हेडलाइंस। उम्मीद से बेहतर निकले इंफोसिस के नतीजे, डॉलर आए 3% बड़ी मुनाफा और गाइडेंस ने भी किया खुश। इस हफ्ते बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% चढ़े, लेकिन आज छाई रही सुस्ती। 6.5 लाख लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर, नोटबंदी के बाद जमा पैसे का मांगा जाएगा हिसाब। जीएसटी लागू होने से पहले खूब खरीदा गया सोना, जून में 103% बढ़ा गोल्ड इंपोर्ट, व्यापार घाटे में भी भारी बढ़ोतरी। मैकडॉनल्ड्स और विक्रम बख्शी की लड़ाई जा सकती है आगे, अमेरिकन कंपनी ने कहा देख रही है कानूनी विकल्प, लेकिन बख्शी भी है तैयार। बुलेटिन में देखिए खास बातचीत। देश के 10 सबसे बड़े प्रभावशाली ब्रांड्स की लिस्ट जारी, गूगल सबसे असरदार ब्रांड, रिलायंस जियो ने भी बनाई टॉप 10 में एंट्री। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हुई जगुआर की दूसरी एसयूवी पेस की एंट्री, जीएलए, बीएमडब्ल्यू X1 और ऑडी Q3 से होगा मुकाबला। भारत में अगले साल होगी लॉन्च। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोटबंदी के कारण करीब 6.5 लाख लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर आ गए। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने खातों में पैसा जमा कराया, लेकिन सही हिसाब नहीं दिया कि पैसा आया कहां से। जल्द ही ऐसे लोगों को इनकम टैक्स वालों की दस्तक सुनाई देगी। किसी को इनकम टैक्स का एसएमएस आएगा तो किसी को ईमेल और किसी को टैक्समैन कॉल करके सवाल पूछेगा। दरअसल काला धन पकड़ने के लिए सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 लॉन्च किया था। इसके जरिए 5,56,000 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनके खातों में जमा पैसा या दूसरे निवेश की रकम उनकी आमदनी से मेल नहीं खाती। इसके अलावा करीब 1 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने एक से ज्यादा बैंक खातों में पैसे का लेन देन किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आधी अधूरी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, ऊंची कीमत की प्रॉपर्टी की खरीद के 6,000 मामले ऐसे सामने आए हैं जो संदेह के दायरे में हैं, जबकि 6,600 मामले विदेशों से पैसे के लेन देन के आए हैं। आपका खाता शक के दायरे में है या नहीं, इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ले सकते हैं। इनकम टैक्स वालों के सवाल जवाब से बचना चाहते हैं तो आप यहीं पर सफाई भी दे सकते हैं। अब इन लोगों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल जवाब करेगा। इनमें से कई लोगों को ईमेल या एसएमएस भेजे भी जा चुके हैं, लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। उन लोगों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी भी देनी है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की थी। और तो और एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन के विदेशों में मौजूद बैंक खातों पर भी नजर रखने का इंतजाम कर दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न के ITR 2 में एनआरआई को यह बताना होगा कि विदेशों में जमा खाते में कब और कितना पैसा आया। अधिकांश एनआरआई भारत में अपने निवेश से होने वाली आमदनी के लिए रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें एनआरआई टैक्स बचाने के लिए या काला धन छुपाने के लिए जानबूझकर 182 दिन तक विदेश में रह लेते हैं और रकम को अपने विदेशी खाते से हुई आमदनी बता देते हैं। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। आईटी दिग्गज इंफोसिस के नतीजे आज बाजार उम्मीद से बेहतर निकले। हालांकि पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा, आय, मार्जिन सभी कुछ गिरा है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद पर खरे ही हैं। कंपनी का मुनाफा 3.3% गिरकर 3,483 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं कंपनी की आय भी मामूली कम होकर 17,000 करोड़ के करीब हो गई है। कंपनी का मार्जिन भी 24.6% से घटकर 24.1% पर आ गया है। हालांकि डॉलर आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी ने डॉलर आय गाइडेंस को बढ़ाकर 7.1 से 9.1% के बीच कर दिया है। When it comes to guidance, you know, I've always said that we say it like we see it. As we see the business environment emerge in front of us, if we see a reason to change things, then we will. Clearly, all the strategy levers that we have been working on, automation, renewing our services, a strong focus on operational efficiency, on adoption of new services and new software, all of these things are working. We are now approaching $52,000 in revenue per employee. So this is how the transformation will take shape. हालांकि आज नंबरों के बीच
इन्फोसिस की एक ऐसी चीज की खबर थोड़ी दब सी गई जिसके बारे में ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जी, हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार की, जो बनाने की रेस में अभी तक हमने देखा कि गूगल, एप्पल के नाम ही सामने थे, लेकिन इन्फोसिस भी इस रेस में अब शामिल है। इन्फोसिस ने आज अपनी ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की एक झलक दिखाई। इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का की इस गाड़ी को देखकर यह कहा जा सकता है कि जिस भविष्य की कल्पना कॉमिक्स और फिल्मों में की जाती वो अब दूर नहीं है। जिस गोल्फ कार्ट में सिक्का आए हैं उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। इस ड्राइवरलेस गोल्फ कार्ट को खुद इन्फोसिस के इंजीनियर्स ने ही तैयार किया है। इसी उपलब्धि पर सिक्का ने ट्वीट कर खुशी भी जाहिर की। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर वाली सीट पर एक लैपटॉप रखा हुआ है। देश की दोनों बड़ी आईटी कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे अब आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों में किस पर दांव लगाना होगा फायदे का सौदा, बता रहे हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। जी हां, दोनों आईटी दिग्गजों के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमेशा की तरह, हर क्वार्टर की तरह मैं आ चुका हूं दोनों के बीच में एक कंपैरिजन लेके। सबसे पहले ध्यान रखें, एक्सपेक्टेशंस थी कि आईटी एज अ पैक पहले क्वार्टर में कमजोर परफॉर्मेंस करेगा और तमाम पैरामीटर्स पे दोनों कंपनीज कैसे स्टैकअप होती हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, दोनों कंपनीज ने बाजार उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करा। टीसीएस के केस में एक्सपेक्टेशंस थी 2.9% की, 3.1% की डिलीवरी। इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्टेशंस थी 2.6% की, 3.25% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो दोनों में आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस आपको इन्फोसिस के केस में नजर आएगा। लेकिन बाजार के जो तमाम दिग्गज एनालिस्ट होते हैं वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पर नजर ज्यादा डालते हैं और उस पैरामीटर पे टीसीएस में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 2.5% के आसपास कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी। उस बैंड के लोअर एंड पे 2% तिमाही की ग्रोथ इस कंपनी ने दर्ज करी। इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्टेशंस थी केवल 2% की और ऑलमोस्ट 2.25% की ग्रोथ आई है। तो इस पैरामीटर पे, तो कांस्टेंट करेंसी के पैरामीटर पे इन्फोसिस का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर आपको नजर आएगा। अच्छा, अगला पैरामीटर है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी कि मार्जिन्स के फ्रंट पे कैसा कामकाज हुआ। एक्सपेक्टेशंस थी कि इस क्वार्टर में दोनों आईटी कंपनीज के मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा। दोनों के मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिला। टीसीएस के केस में 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरने की बात थी, गिरे 230 बेसिस पॉइंट, उम्मीद से कहीं ज्यादा। इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्टेशंस थी 1% गिरेगा, गिरा 0.5%, तो उम्मीद से एक्सपेक्टेशन से कम गिरा। और इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वार्टर में इन्फोसिस के मार्जिन टीसीएस से बेहतर होते हुए। पर यहां पर एक कैच है, टीसीएस ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है, वो एडजस्ट हो चुका है। इन्फोसिस में अगले क्वार्टर में वो प्रेशर आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रीट बड़ा कीनली वॉच आउट करता है। टीसीएस के केस में कल मैनेजमेंट ने कहा कि एनवायरनमेंट में थोड़ी कमजोरी है, लार्ज डील जो है नॉर्थ अमेरिका में बीएफएस में अभी पिकअप नहीं हुई है और क्लैरिटी भी नहीं दी कि कब तक पिकअप होगी। इन्फोसिस की जो आज कमेंट्री आई उसमें थोड़ा पॉजिटिव स्टैंस नजर आया। उन्होंने कहा अक्रॉस द बोर्ड बेहतर परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर में, लगातार 6 क्वार्टर से रेवेन्यू पर एम्प्लॉय हमारा इंप्रूव हो रहा है, आउटलुक अच्छा नजर आता है। और जहां तक आउटलुक और गाइडेंस की बात है, दोनों, हालांकि टीसीएस सिर्फ आउटलुक शेयर करता है, इन्फोसिस गाइडेंस देता है। टीसीएस से कहना था कि हमारी डील पाइपलाइन मजबूत है, तो FY18 के सेकंड हाफ में हम उम्मीद कर रहे हैं ग्रोथ पटरी पर आएगी। इन्फोसिस के केस में जैसा एक्सपेक्टेड था, डॉलर गाइडेंस में कांस्टेंट करेंसी के फ्रंट पे कोई बदलाव नहीं कराए और क्योंकि Q1 अच्छा था तो डॉलर गाइडेंस इनफैक्ट थोड़ी सी बढ़ाती हुई एक कंपनी नजर आई है। तो अगर मैं सिर्फ Q1 के पैमाने पर देखूं तो टीसीएस अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया एक्सपेक्टेशंस पे और इन्फोसिस उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इसीलिए आज स्क्रीन में आपको इन्फोसिस हरे निशान पे और टीसीएस लाल निशान में नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आशीष का यह एनालिसिस आपको जरूर मददगार साबित होगा कि आप किस टेक्नोलॉजी जायंट पर अपना दांव लगाएं। यार, बाजार में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार कंसोलिडेशन के मूड में दिखा। बाजार खुलते ही 9,900 के पार गया था, हालांकि इसके बाद बाजार में बिकवाली हावी हो गई, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में एक बार फिर खरीदारी लौटी और बाजार में अच्छी रिकवरी दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए बाजार हरे निशान में भी आया। बैंक शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, वहीं फार्मा, ऑयल और गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। कैपिटल गुड्स, आईडी मेटल, रियल्टी जैसे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव रहा। उतार चढ़ाव के बाद बाजार सपाट बंद हुए, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी रही। सरकार को विदेशी व्यापार के मोर्चे पर झटका लगा है। जून महीने में व्यापार घाटा करीब 60% बढ़ गया है। वहीं अप्रैल से जून की तिमाही की बात करें तो ये 108% बढ़ गया है। जून में व्यापार घाटा बढ़ने की बड़ी वजह एक्सपोर्ट में कमी के साथ सोने में जोरदार इंपोर्ट रही है। जीएसटी लागू होने से पहले जून में गोल्ड इंपोर्ट 103% बढ़कर $245 करोड़ रहा। जून में जहां एक्सपोर्ट महज 4.39% बढ़ा है, वहीं इंपोर्ट में 19% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
और देश के कौन से हैं 10 सबसे प्रभावशाली ब्रांड, देखिए इस ब्रेक के बाद। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में करारी मात के बाद अब मैकडॉनल्ड्स दूसरे कानूनी विकल्प तलाश कर रही है। एनसीएलटी के फैसले को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 दिन के अंदर चुनौती दी जा सकती है। कल अपने फैसले में एनसीएलटी ने उत्तर भारत में मैकडॉनल्ड्स के पार्टनर विक्रम बख्शी को फिर से कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड का एमडी बना दिया था। सीपीआरएल बख्शी और मैकडॉनल्ड के बीच 50-50 का जॉइंट वेंचर है। यह कंपनी उत्तर और पूर्व भारत में मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट चलाती है। एनसीएलटी के फैसले के बाद अब यहां से कंपनी कैसे चलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है खुद विक्रम बख्शी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था, जो जेवी की शर्तें थी, तो पुराने जेवी में कुछ कमियां थी जिसका फायदा उठाकर मैकडॉनल्ड्स ने आपको बाहर करने की कोशिश की थी। क्या जेवी से अब वो शर्तें हट जाएंगी? नहीं हटेंगी तो उनसे कैसे बचेंगे आप? देखिए, जेवी के टर्म्स एंड कंडीशंस तो अब नहीं चेंज हो सकते, इसीलिए ये जज साहब ने ये ठीक सोचा हैगा कि यहां तक उन्होंने लिख दिया है कि आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी चेंज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एडमिनिस्ट्रेटर अगर उसको लगे कि किसी रीजन से जो मेरा एमडीशिप है उसको फिर से मैकडॉनल्ड्स वाले लोग को छिलाने की कोशिश करें, तो वो यहां तक उनको पावर दी है कि आप उस आर्टिकल्स एसोसिएशन को भी चेंज कर सकते हैं, सो दैट माय एमडीशिप इज नॉट डिस्टर्ब्ड एंड एट द सेम टाइम अच्छे डिसीजन लिए जाएं। तो बख्शी साहब, आपने बेनिफिट के जी एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, तो 134 पन्नों के जो ऑर्डर आया इस पूरे मामले में, तो अब कंपनी को नजर रखने के लिए कह दीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया, काफी अहम पॉइंट है। इस नियुक्ति को कैसे देखते हैं आप? कितनी और मदद होगी आपकी इससे? बड़ा अच्छा किया है कोर्ट ने। इस एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए लाए हैं कि उनको पता हैगा कि हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो स्प्लिट है, 50-50 है। तो कई बारी अगर जब 50-50 शेयर होल्डिंग होती है और कोई कास्टिंग वोट नहीं है, तो कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं जिसमें जो करेक्ट डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का लाना सिर्फ इसलिए जायज़ है कि जहां भी ऐसे डिसीजन हो जो कि कंपनी के हक में होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर फिर उसको अपनी वो कास्टिंग वोट उस तरफ डाल पाएगा। और मैं सोचता हूं कि ये जज साहब ने बड़ा ही अच्छा एक तरीका निकाला है जिससे कि आगे की वर्किंग इजी रहेगी। बख्शी साहब, मैकडॉनल्ड ने कहा है कि वो एनसीएलटी के फैसले के बाद अब दूसरे लीगल ऑप्शंस देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता बचता है? क्या वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे? और ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? देखिए जी, जब मैकडॉनल्ड्स कह रहा है वो देख रहे हैं, तो अच्छा तो यही होगा कि आप उनको पूछिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। जब वो कुछ करेंगे आगे, हमारी लीगल टीम भी फिर देखेगी हमने उसको किस तरह उसका डिफेंस करना है। राइट। चलिए बख्शी साहब, आखिरी सवाल जिसको सब सुनना चाहेंगे कि जो इस वक्त दिल्ली में 45 या उसके आसपास रेस्टोरेंट बंद है, उनका क्या होगा? कितनी जल्दी फिर खुलेंगे वो? देखिए, ये रेस्टोरेंट हमारी पूरी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी हम खुलवाएं। ये रेस्टोरेंट्स सिर्फ इसलिए बंद हुए हैं कि हमारे पास इनके जो लाइसेंसेस थे वो एक्सपायर हो चुके थे, और हमारी कोशिश है कि इनको हम जल्दी से जल्दी इनके लाइसेंसेस लेके इन रेस्टोरेंट्स को जल्दी से जल्दी खोलें। जी बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर को लेते हैं, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि देश में 10 सबसे असरदार ब्रांड्स कौन से हैं? नंबर 1 ब्रांड है गूगल, और 10 प्रभावशाली ब्रांड्स में रिलायंस जियो का नाम भी अब शुमार हो गया। ये बात मार्केट रिसर्च एजेंसी इप्सॉस के सर्वे में सामने आई है। सर्वे में गूगल को देश का सबसे प्रभावशाली ब्रांड माना गया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पतंजलि पहली बार इस सूची में शामिल हुआ है और ये चौथे नंबर पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5वें, अमेजॉन 6ठे, सैमसंग 7वें, एयरटेल 8वें, रिलायंस जियो 9वें और फ्लिपकार्ट 10वें स्थान पर है। इप्सॉस ने दुनिया भर के 100 ब्रांड्स पर सर्वे किया और इसके लिए 36,000 से ज्यादा लोगों से सवाल पूछे गए। देश में 1000 लोगों से इंटरव्यू किया गया। ब्रांड्स की हैसियत मापने के लिए उनके आकार, लोकप्रियता और उन पर किए जाने वाले खर्च को पैमाना बनाया गया। और रेलवे के रेल सारथी ऐप पर उठे गंभीर सवाल, क्या है खामी? देखिए इस ब्रेक के बाद।
रेलवे ने आज 8 ऐप के बदले एक ऐप रेल सारथी को लॉन्च किया है। लॉन्च में कहा गया कि ये सारथी रेल यात्रा को सुगम बनाएगा, लेकिन पहले ही दिन इस ऐप पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये सवाल, जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपनी सहयोगी दीपाली नंदा के पास। तो दीपाली, अब बड़ा इंतजार था लोगों को कि रेलवे का कोई ऐसा ऐप आएगा जिसमें सारी चीजें इंटीग्रेटेड होंगी। इंटीग्रेटेड तो है, लेकिन शायद यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? जी, आपने सही कहा कि जो रेलवे पैसेंजर्स हैं वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बजट में इसकी अनाउंसमेंट की थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की तरफ से ये कहा गया था, लेकिन आज जब ये इंटीग्रेटेड ऐप को डाउनलोड लोग कर रहे हैं तो कई सारी असुविधाएं उनके सामने आ रही है। सबसे पहले बात तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जा रहे हैं, जो नाम रखा गया है इस इंटीग्रेटेड ऐप का वो रेल सारथी रखा गया है, और जब आप गूगल प्ले स्टोर पर अपना रेल सारथी नाम डालते हैं तो यहाँ पर आपको 3 से 4 एप्लीकेशंस दिखेंगी, जिसमें से अभी कंफ्यूजन है कि रेलवे की कौन सी ऑथेंटिक ऐप है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अगर वो रेल सारथी की जो इंटीग्रेटेड ऐप है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये रेल सारथी इंडियन रेलवे जिसके आगे लिखा हुआ है, यही एक ऑथेंटिक ऐप है। बाकी जितनी भी है वो थर्ड पार्टी ऐप्स है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जब आपने डाउनलोड कर ली ऐप तो यहाँ पर जब आप टिकटिंग कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशंस जो अलग अलग हैं, रिजर्व टिकटिंग के लिए अलग है, अनरिजर्व टिकटिंग के लिए अलग है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जब आपने रिजर्व के लिए अगर यूजर आईडी या फिर लॉगिन कर लिया वही आपका अनरिजर्व में हो जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इस तरह की कई सारी दिक्कतें। अगर अनरिजर्व टिकटिंग में भी जाएं तो यहाँ पर भी आपसे अलग से यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो एक जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे रेलवे पैसेंजर्स की एक ही यूजर नेम और पासवर्ड से वो सभी सुविधाओं को अवेल कर पाएंगे, और फिलहाल यूजर फ्रेंडली दिखाई नहीं दे रही है। राइट, तो ऐप तो आ गया है, सारी चीजें इंटीग्रेटेड भी हैं, लेकिन जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली नहीं है। कई सारे आपको मल्टीपल पासवर्ड्स रखने पड़ेंगे, शायद कुछ डाउनलोड्स भी करने पड़ेंगे ऐप के अंदर ही। तो इसे और बेहतर रेलवे बना सकता था या आगे बनाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। इधर अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के रखरखाव और ऑपरेशंस का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी की जा रही है, और इन दोनों टर्मिनल्स की आउटसोर्सिंग का काम जल्द शुरू होगा। विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि इन दोनों टर्मिनल्स के लिए घरेलू कंपनियों के साथ ही कई विदेशी कंपनियां भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। अभी हम लोग आउटसोर्सिंग जो है पीपीपी मॉडल के तहत हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर में ये अवार्ड हो जाएगा। जैसे ये सफल होता है तो हम और टर्मिनल्स को देखते हैं, उनको किस प्रकार से आउटसोर्स किया जा सकता है। देश के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज के समय एयरपोर्ट चला रही हैं, GMR जो दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट चलाते हैं, GVK जो मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, इन्होंने रुचि दिखाई है। और फ्रैंकफर्ट जो एयरपोर्ट चलाते हैं, फ्रैपोर्ट, एक ज़ूरिक एयरपोर्ट है, उन लोगों ने रुचि दिखाई है। डबलिन वालों ने रुचि दिखाई है। फ्रांस की कंपनी है वानसी, उन्होंने रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से बढ़िया कंपनीज अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए बिडिंग करने वाली हैं। 6 लाख से ज्यादा मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NEET नीट 2017 के नतीजों को रद्द करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिजल्ट निकालने के बाद अब काउंसलिंग चल रही है, ऐसे में ये परीक्षा परिणामों को रद्द करना पास हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। कि याचिका में सवाल उठाया गया था कि जब प्रश्न पत्रों के 1 से ज्यादा सेट बने तो ऑल इंडिया रैंकिंग कैसे निकाल दी गई। दरअसल इस बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 8 भारतीय भाषाओं में भी प्रश्न पत्र छपे थे, जिनमें सवाल अलग अलग थे। देश की पहली सोलर ट्रेन दौड़ने को तैयार है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई। सोलर ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से हरियाणा के फर्रुखनगर तक चलेगी। इस ट्रेन को पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। रेलवे का दावा है कि सोलर ट्रेन की प्रति कोच सालाना 2 लाख रुपए के डीजल की बचत होगी। साथ ही हर साल 9 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा होगा। और दिखाते हैं गजब का फोन। Yera.com ने दुनिया का सबसे छोटा फोन इल्लारी नैनोफोन C लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक नैनोफोन C दुनिया का सबसे छोटा GSM फोन है। इल्लारी नैनोफोन C की भारत में कीमत है 3,940 रुपए, और ये ब्लैक, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा। इस हैंडसेट में 1 इंच की TFT डिस्प्ले है, 32 MB का रैम है और स्टोरेज है 32 MB, जिसे आप बढ़ाकर SD कार्ड के जरिए 32 GB तक ले जा सकते हैं। इस डुअल सिम फोन में 280 mAh की बैटरी है।
कंपनी का दावा है कि बैटरी में 4 घंटे का टॉक टाइम मिलेगा और स्टैंड बाय पे रखेंगे तो ये 4 दिन तक भी चल सकती है। एफ-पेस के साथ एसयूवी बाजार में धमाका करने के बाद जगुआर ने अपनी दूसरी एसयूवी की भी धमाकेदार एंट्री की है। कंपनी ने कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस एसयूवी ई-पेस का ग्लोबल लॉन्च कर दिया और लॉन्च किया भी जोरदार तरीके से। ई-पेस का लॉन्च बैरल रोल स्टंट के साथ किया गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो गया। ई-पेस में स्पोर्ट्स कार की तरह स्पीड है और एक एसयूवी की तरह ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी दी गई हैं। इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज GLA, BMW की X1 और Audi की Q3 से है। माना जा रहा है कि ई-पेस की कीमत भी इन्हीं गाड़ियों के आसपास यानी करीब 35 से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।